बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जरनाब और आप देख रहे हैं चैनल इन्फो टाइम। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस, इसकी रीजंस, वाटर पर होने वाली पॉलिटिक्स, वाटर सिक्योरिटी इश्यूज और वाटर मिसमैनेजमेंट पर डिटेल में बात करेंगे और ये जानेंगे कि इन इश्यूज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पर कैपिटा कंजम्पशन 4th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। पाकिस्तान 3rd मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्री है। इंडस बेसिन इज द 2nd मोस्ट स्ट्रेस सोर्स एंड द तरबेला डैम हैज लॉस्ट 30% ऑफ इट्स कैपेबिलिटी। लेकिन पाकिस्तान ने इन इश्यूज को कभी भी सीरियस नहीं लिया। फिर जब यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट इशू की जिसके मुताबिक पाकिस्तान 2025 तक वाटर स्ट्रेस कंट्री से वाटर स्कार्स कंट्री बन सकता है, और जब पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज PCRWR ने भी यही वार्निंग जारी की कि पाकिस्तान के पानी के ज़खायर 2025 तक सूख जाएंगे, और इसके साथ साथ जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के रिवर्स पर बगलिहार और कृष्ण गंगा डैम की तामीर शुरू की, तब पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा हुआ कि अगर इसने अभी भी वाटर रिसोर्सेज को सिक्योर करने के लिए स्टेप ना लिया तो बाद में पाकिस्तान को पानी की अवेलेबिलिटी के बहुत सीवियर इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। और फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने दयामिर भाषा डैम और मोहम्मद डैम को बनाना शुरू किया। इन सब इवेंट्स की वजह से पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का अंदाजा तो हो गया, लेकिन इस वाटर क्राइसिस की असल वजूहात क्या हैं और इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इनके बारे में लोगों की मालूमात को बेहतर बनाने की अभी भी जरूरत है। इंडस रिवर तिब्बत से शुरू होता हुआ इंडियन कंट्रोल कश्मीर के इलाके लद्दाख में एंटर होता है और फिर वहां से गुजरता हुआ पाकिस्तान में एंटर होता है, और फिर पाकिस्तान में पंजाब के बाद सिंध से गुजरता हुआ अरेबियन सी में जा मिलता है। पाकिस्तान क्योंकि एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसलिए ये रिवर पाकिस्तान की तकरीबन आधी लेबर फोर्स की एम्प्लॉयमेंट और ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ GDP के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। अगर इंडिया इंडियन हेल्ड कश्मीर में लद्दाख से ये पानी रोक दे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत सिवियरली इफेक्ट हो सकती है। पार्टीशन के बाद इंडस रिवर को पाकिस्तान और इंडिया के बीच डिवाइड कर दिया गया। इस डिवीजन के लिए ब्रिटेन ने सर सिरिल रैडक्लिफ को अपॉइंट किया, जिन्होंने 1947 में 2 बाउंड्री कमीशन के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स डिसाइड किए और साथ ही साथ इंडस रिवर को भी इन दोनों कंट्रीज में डिवाइड किया। इस वक्त दोनों कंट्रीज ने अपने अपने रेफरेंसेस यूज करते हुए अपनी मर्जी के बॉर्डर्स हासिल करने की कोशिश की ताकि एक दूसरे पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल की जा सके। रैडक्लिफ के प्राइवेट सेक्रेटरी क्रिस्टोफर बोमोंट ने बाद में ये रिवील किया कि लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ब्रिटेन के लास्ट वाइसरॉय थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडियन लीडर थे, उनके कहने पर पंजाब के जीरा और फिरोजपुर मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के कंट्रोल में करवाए, और ऐसा इसलिए किया ताकि सतलुज रिवर के पानी की कंट्रोल इंडिया के हाथ आ जाए। और इस तरह पाकिस्तान के पास इंडस रिवर का पानी तो आ गया, लेकिन इसके फ्लो का कंट्रोल यानी हेडवर्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंडस रिवर के पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है, ये इंडिया के पास चला गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान लोअर रिपेरियन और इंडिया अपर रिपेरियन बन गया। अपर रिपेरियन का मतलब है पानी के फ्लो का कंट्रोल आपके पास होना, और लोअर रिपेरियन का मतलब है पानी का कंट्रोल आपके पास ना होना। इस सब सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान के लिए अपने वाटर रिसोर्सेज को सिक्योर करने के लिए मेजर्स लेना जरूरी हो गया था। इंडस वाटर ट्रीटी से पहले पाकिस्तान और इंडिया के बीच स्टैंड स्टिल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट मौजूद था, जिसके एक्सपायर होने के बाद अप्रैल 1, 1948 को इंडिया ने फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट से पाकिस्तान का पानी रोक दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल लैंड को बहुत नुकसान हुआ। इस इवेंट के बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच बायलैटरल टॉक्स अरेंज की गई, लेकिन इनके फेलियर की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने स्टेप इन किया ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। डेविड लिलिनथेल, चेयरमैन ऑफ टेम्स वैली अथॉरिटी, ने इंडस बेसिन विजिट करने के बाद वर्ल्ड बैंक को कन्विंस किया कि वो इस मसले को हल करें। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट आइजनहावर ने कोल्ड वॉर और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इस इंडो पाक इशू में इन्वॉल्व होने का फैसला किया, और इस तरह एक डेकेड लॉन्ग नेगोशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और फिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच इंडस वाटर ट्रीटी 1960 तय पाई, जिसके मुताबिक 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से आए, और एग्रीमेंट में ये तय किया गया कि इंडिया पाकिस्तान के पानी का फ्लो नहीं रोकेगा। 3 ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया के हिस्से में आए। इंडिया को इजाजत दी गई कि वो 20% तक इंडस रिवर के पानी को यूज कर सकता है इरिगेशन, पावर जनरेशन और ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के लिए।
اور اس کے لیے وہ ویسٹرن ریورس پر ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس بنا سکتا ہے، لیکن اسے اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے پانی کا فلو ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک پرماننٹ انڈس کمیشن بنائی جائے گی جسے انڈس واٹر کمیشن کہا جاتا ہے، جو کہ دونوں کنٹریز کے بیچ ریور سے ریلیٹڈ انفارمیشن شیئر کرے گی، ڈسپیوٹ ریزولوشن اور ٹریٹی امپلیمنٹ کرنے میں رول پلے کرے گی۔ 1960 سے 2002 تک دونوں کنٹریز کے بیچ ٹریٹی کو لے کے کوئی بڑا ایشو سامنے نہیں آیا، لیکن 2002 کے بعد انڈیا کے بغلی ہار اور کرشن گنگا ڈیم کی وجہ سے پاکستان کے لیے بہت سیکیورٹی کنسرنز ریز ہوئے۔ انڈیا نے بغلی ہار اور کرشن گنگا کے نام سے 2 ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس ویسٹرن ریورز جو کہ پاکستان کے ریورز ہیں ان پر بنانے شروع کیے، جن کے ڈیزائن اور کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے یہ پروجیکٹس ٹریٹی کی وائلیشن کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی پاکستان کے واٹر کرائسس میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس میں ٹربائنز کو پانی کے فلو کی ہیلپ سے موو کیا جاتا ہے اور یہ ٹربائنز پھر روٹیشن کی وجہ سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتی ہیں، یعنی ان پلانٹس کی ہیلپ سے کائنیٹک انرجی کو الیکٹرک انرجی میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ ٹریٹی کے مطابق دونوں کنٹریز میں ریور سے ریلیٹڈ جو بھی کویشچنز ہوں وہ پہلے یہ کنٹریز آپس میں ڈسکس کریں گی۔ اگر ریزولو نہ ہوں تو یہ کویشچنز ڈفرینسز کہلائیں گے، اور اگر یہ بھی ریزولو نہ ہوں تو پھر یہ ڈفرینسز ڈسپیوٹس کہلائیں گے۔ ڈسپیوٹ اگر ٹیکنیکل نیچر کا ہو تو یہ نیوٹرل ایکسپرٹ کو ریفر کیا جائے گا، اور اگر یہ ڈسپیوٹ آن دا پوائنٹ آف لا ہو تو یہ ڈسپیوٹ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن ICA کو ریفر کیا جائے گا۔ بغلی ہار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کا ڈسپیوٹ پاکستان نے فارملی لیٹیگیٹ کیا۔ یہ ایک لو لیول آؤٹ لیٹ ہے جس کے تھرو انڈیا اس آؤٹ لیٹ کے اوپر موجود تمام پانی کو ڈرین کر سکتا ہے، اور اس پروسیس کو ڈرو ڈاؤن فلشنگ کہا جاتا ہے۔ یہ آؤٹ لیٹ جتنا لو ہوگا اتنا ہی زیادہ پانی ڈرین کر سکے گا، اور اس کی وجہ سے انڈیا پاکستان کا بہت زیادہ پانی روک سکتا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ پروجیکٹ پاکستان کا 3,21,000 ایکڑ فیٹ پانی ضائع کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی ویٹ پروڈکشن بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتی ہے۔ ٹریٹی کے سب پوائنٹ ڈی پیراگراف 8 انیکسچر ڈی کے مطابق آؤٹ لیٹس کا سائز کم سے کم ہونا چاہیے اور ان کو ہائیسٹ لیول پر پلیس کرنا چاہیے۔ انڈیا نے یہ پروجیکٹ ہائیسٹ لیول پر پلیس نہیں کیا بلکہ لوئسٹ لیول پر پلیس کیا، جو کہ ٹریٹی کی وائلیشن ہے۔ یہ ایشو نیوٹرل ایکسپرٹ ریڈ کلف کے پاس گیا، جس نے اس کیس کا فیصلہ انڈیا کے فیور میں اناؤنس کیا، اور اس کے فوراً بعد انڈیا نے اناؤنس کیا کہ وہ ویسٹرن ریورز پر، یعنی کہ جو پاکستان کے ریورز ہیں ان پر 135 ڈیمز بنانے کا سوچ رہا ہے، جس میں سے انڈس پر 24، جہلم پر 77 اور چناب پر 34 ڈیمز بنانے کا سوچا جا رہا ہے۔ کرشن گنگا ڈیم رن آف دا ریور پلانٹ ہے، جو کہ ڈیزائن کیا گیا ہے کرشن گنگا ریور کے پانی کو جہلم ریور کی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ پانی کو ڈائیورٹ کرنے سے 4 to 5% واٹر گراؤنڈ میں ایبزارب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کا فلو کم ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے مطابق انڈیا نے ٹریٹی کی وائلیشن کرتے ہوئے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے، کیونکہ ٹریٹی کلیئرلی یہ کہتی ہے کہ انڈیا کسی صورت پاکستان کے پانی کے فلو کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ انڈیا کے بغلی ہار اور کرشن گنگا ڈیم کی تعمیر کی وجہ سے پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کی انڈس ریور پر اکنامک ڈیپینڈنس اور پاکستان کا لو ریپیرین ہونا، انڈیا کا بغلی ہار اور کرشن گنگا ڈیم کی تعمیر اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ڈیمز بنانے کا پلان، یہ سب فیکٹرز پاکستان کی ایڈمنسٹریشن میں انسیکیورٹی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ انڈیا پہلے بھی 1948 میں پاکستان کا پانی روک چکا ہے اور انڈیا ایسا دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان نے انڈیا کو بہت دفعہ وارن بھی کیا ہے، لیکن انڈیا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ دی چیئرمین آف انڈس واٹر ٹریٹی کونسل حافظ ظہور الحسن نے وارن کیا ہے کہ پاکستان بھی صومالیہ اور ایتھوپیا بن سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انڈیا کا انڈس، چناب اور جہلم کے پانی کو کنٹرول کرنا اللیگل ہے اور انڈس واٹر ٹریٹی کی کلیئر وائلیشن ہے۔ اکتوبر 2008 کو جب انڈیا نے بغلی ہار ڈیم میں پانی بھرنا شروع کیا تو اس کی وجہ سے دریائے چناب کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا۔ اس پر پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے واشنگٹن پوسٹ کے آرٹیکل میں انڈیا کو وارن کیا کہ پاکستان میں واٹر کرائسس کا ڈائریکٹ لنک پاکستان کے انڈیا کے ریلیشنز کے ساتھ ہے۔ اگر پانی کے مسائل حل نہ ہو سکے تو یہ حالات ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے فارمر منسٹر فار ایجوکیشن اور ISI کے ہیڈ جاوید اشرف نے ایک سینٹ کے اجلاس میں وارن کیا کہ بغلی ہار کے ایشو کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا دونوں کی جانب سے واٹر کرائسس پر ایکسٹریملی انٹینس پولیٹیسائزیشن کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، جب پاکستان بغلی ہار پر اپنا کیس ہار گیا تو پاکستان کی طرف سے تب کے انڈس واٹر کمشنر سید جماعت علی شاہ پر الزام لگائے گئے کہ انہوں نے پاکستان کو دھوکہ دیا ہے اور انڈیا کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ پاکستان کے پانی کو کنٹرول کر سکے۔ ان الزامات کے بعد سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے جماعت علی شاہ کینیڈا چلے گئے۔ اتھارٹیز نے جماعت علی شاہ کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن یہ مطالبہ نہیں مانا گیا۔
इसी तरह इंडिया भी वाटर क्राइसिस पर पाकिस्तान को किसी न किसी बहाने से थ्रेट करता रहता है। 2016 में जब यूरी पर हमला हुआ तो इंडिया ने इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी इनफेमस ब्लड एंड वाटर स्पीच दी, जिसमें उसने कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और इसी तरह मोदी ने कहा कि हम रावी के पानी में से एक कतरा भी पाकिस्तान को नहीं लेने देंगे। 1948 के बाद ये पहली दफा हुआ है कि इंडिया ने पाकिस्तान को पानी पर थ्रेट किया हो। और फिर मोदी ने एक कमेटी बनाई जिसका मकसद था कि इंडस वाटर ट्रीटी से इंडिया के बाहर निकलने का तरीका ढूंढा जाए। इस पर सरताज अजीज ने इंडिया को वार्निंग दी कि इंडिया ने ऐसा किया तो पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेगा। ट्रीटी के आर्टिकल 6 के मुताबिक दोनों कंट्रीज एक दूसरे को रिवर्स, रिजर्वर्स, कैनाल्स और लिंक कैनाल्स पर डाटा शेयर करने की पाबंद होंगी, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी डाटा शेयर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज में मिसट्रस्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इंडस रिवर का पानी पंजाब से गुजरता हुआ सिंध में जाता है क्योंकि इसका फ्लो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इसलिए पंजाब अपर रिपेरियन बन जाता है और सिंध लोअर रिपेरियन। सिंध हमेशा ये कंप्लेन करता है कि पानी का ज्यादा हिस्सा पंजाब कंज्यूम कर लेता है और सिंध के हिस्से में पानी बहुत कम आता है। इस इशू को रिजॉल्व करना जरूरी है क्योंकि ये इंटर प्रोविंशियल इश्यूज क्रिएट करता है और इस तरह के इश्यूज प्रोविंशियल हार्मनी को मजीद हर्ट करते हैं। कैनाल्स जहां से पानी ट्रेवल करता है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की जाती, जिसकी वजह से पानी कंटेमिनेटेड हो जाता है और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, और इसके साथ साथ पानी इन कैनाल्स में जाया भी होता है। अनलाइंड कैनाल्स और लीकेज की वजह से पाकिस्तान का 25% वाटर वेस्ट हो जाता है और पाकिस्तान में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स की कमी की वजह से वेस्ट वाटर पर किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता और ये जाया हो जाता है। वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट इस्माइल सेरागेल्डिन का कहना है कि many of the wars of 20th century were about oil, but wars of 21st century will be over water, unless we change the way we manage water. पाकिस्तान नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के मुताबिक पॉपुलेशन के तेजी से बढ़ने की वजह से पाकिस्तान वाटर शॉर्टेज और फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहा है। 1951 में पर कैपिटा वाटर लेवल 5,260 क्यूबिक मीटर्स पर ईयर था और 2016 के फिगर्स के मुताबिक ये 1,000 क्यूबिक मीटर्स तक रह गया है और अगर यही सब जारी रहा तो 2025 तक ये 860 क्यूबिक मीटर्स तक जा सकता है। अगर किसी कंट्री की वाटर अवेलेबिलिटी 1000 क्यूबिक मीटर्स या उससे कम हो तो वो कंट्री वाटर स्कार्स कंसिडर की जाती है। यहाँ पर मेन इशू पानी की कमी का नहीं है। पाकिस्तान के पास पानी पहले भी था और बाद में भी रहेगा। असल मसला रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ और वाटर मिसमैनेजमेंट का है। इन इश्यूज को कंट्रोल ना किया गया तो पानी की किल्लत बढ़ती रहेगी। अगर ये दोनों इश्यूज ओवरकम कर लिए जाएं तो यही पानी हम सबके सर्वाइवल के लिए काफी होगा। यूनाइटेड नेशंस की 28 जुलाई 2010 की ह्यूमन राइट टू वाटर की रिपोर्ट में बताया गया कि एक इंसान को अपने डेली इस्तेमाल के लिए पानी के 50 to 100 गैलन्स चाहिए होते हैं। अगर हम 100 गैलन्स कंसिडर करें और पाकिस्तान की पॉपुलेशन को 200 मिलियन कंसिडर करें तो पाकिस्तान की डिमांड 33.6 मिलियन एकड़ फीट पर ईयर तक जाती है, जबकि इंडस वाटर बेसिन में 263 से 268 मिलियन एकड़ फीट फ्रेश वाटर मौजूद है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में पानी की कमी नहीं है। इसकी वजह है वाटर मैनेजमेंट का पुअर होना। पाकिस्तान का 95% वाटर एग्रीकल्चर सेक्टर को जाता है, जिसकी वजह से बाकी एरियाज में लोगों को पानी नहीं मिल पाता। कॉटन और शुगर केन दो ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। रफली 22,500 लीटर पानी 1 kg कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है और 1500 से 3000 लीटर पानी 1 kg शुगर केन के लिए चाहिए होता है। शुगर केन और कॉटन दोनों फूड सिक्योरिटी में नहीं आते, इसलिए अगर इनकी प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाए तो कोई मसला नहीं होगा। शुगर केन प्रोड्यूस करने के लिए वाटर की जो क्वांटिटी यूज होती है उसकी बजाय अगर शुगर ब्राजील से इंपोर्ट कर ली जाए तो हमारा बहुत सारा पानी सेव हो सकता है, लेकिन ये करना आसान नहीं है क्योंकि बहुत से पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनकी अपनी शुगर मिल्स हैं, जैसे कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन। इसके साथ वाटर प्राइसिंग भी बहुत मैटर करती है। पंजाब में 2003 के बाद फ्लैट रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके मुताबिक पानी का रेट सिर्फ 85 रुपीज पर क्रॉप्ड एकड़ है खरीफ सीजन में और 50 रुपीज है ड्यूरिंग रबी सीजन। केपी के गवर्नमेंट 250 रुपीज चार्ज करती है नॉन फूड क्रॉप्स। पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट $20 बिलियन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में मैनेज करता है। वाटर एक्सपर्ट जॉन ब्रिस्को के मुताबिक पंजाब के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस के लिए $0.6 बिलियन चाहिए और उसमें से $0.3 बिलियन पर ईयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस में खर्च करने चाहिए। अगर पंजाब ईयरली बेसिस पर ये अमाउंट यूज करना चाहे तो ये प्राइसिंग मॉडल ऐसा अलाउ नहीं करेगा।
अगर पानी की प्राइस ना बढ़ाई गई तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स मजीद पुअर कंडीशंस में आ सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के मुताबिक पाकिस्तान अगर अपने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को रिपेयर कर ले तो एनुअली 76 मिलियन एकड़ फीट तक पानी सेव किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 डैम्स बनाने का फैसला किया और इसके लिए लोगों से अपील की कि वो कंट्रीब्यूट करें। इनिशियली दयामिर भाषा डैम की कॉस्ट $14 बिलियन एस्टिमेट की गई, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कॉस्ट $22 बिलियन तक पहुंच सकती है। 12 जनवरी 2019 तक डैम फंड में $65 मिलियन ही कलेक्ट हो पाए हैं, which is roughly over 1% of the dam's estimated cost। इस रेट पर इस डैम को बनने में 120 साल लगेंगे। पाकिस्तान का 2017 का GDP $300 बिलियन था। पाकिस्तान अपनी इनकम में से भी ये डैम बना सकता है। डैम बनाने के साथ साथ या इससे पहले अगर वाटर मैनेजमेंट इश्यूज को ओवरकम किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि डैम बनाने से अनडाउटेडली वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर वाटर मैनेजमेंट बेहतर ना बनाई गई तो इस तरह पानी ज्यादा ज़ाया होना शुरू हो और कुछ अर्से बाद मसला फिर वहीं आ जाएगा जहां से शुरू हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी पूरी दुनिया में पहली ट्रीटी है जो कि किसी रिवर को डिवाइड करती है और ये ट्रीटी एक सक्सेसफुल ट्रीटी है, यानी इसके इंस्ट्रक्शंस को अगर दोनों कंट्रीज फॉलो करें तो अपने अपने रिवर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते। लेकिन ये ट्रीटी अब 60 साल पुरानी हो चुकी है और 1960 से अब तक इसका एक वर्ड भी चेंज नहीं किया, जबकि कुछ कंटेम्परेरी टेक्निकल इश्यूज जैसे बगलीहाल और कृष्णगंगा वगैरह ऐसे हैं जिनके लिए ट्रीटी को मॉडिफाई करना बेहतर है। 1960 में वर्ल्ड बैंक के पास जो बेहतरीन एक्सपर्ट्स थे उन सब ने मिलकर अपनी तरफ से बेहतरीन ट्रीटी फॉर्मुलेट की, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां इस ट्रीटी को डिटेल में जाना चाहिए था। जैसे कश्मीर जहां से पाकिस्तान का पानी गुजरता है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है और इस ट्रीटी में इस बात को इग्नोर कर दिया गया, ये जानते हुए कि इन फ्यूचर इन दोनों कंट्रीज का इस वजह से क्लैश हो सकता है। ये ट्रीटी शायद कभी भी ना बनाई जाती अगर उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स को कोल्ड वॉर को डील करना और सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर ना करना होता। और यही वजह है कि अब इंडिया इस ट्रीटी की वायलेशन करता है, लेकिन इंटरनेशनल न्यूट्रल एक्सपर्ट्स फिर भी इंडिया के हक में फैसला सुनाते हैं। इंडस बेसिन में अफगानिस्तान और चाइना भी शामिल हैं, लेकिन ये दोनों स्टेट्स इंडस वाटर ट्रीटी में शामिल नहीं हैं। अफगानिस्तान का डेवलपमेंटल एजेंडा और चाइना को दरपेश फ्रेश वाटर क्राइसिस इनको तिब्बत के ग्लेशियर्स को एक्सप्लॉइट करने पर मजबूर कर सकता है, जहां से इंडस रिवर का पानी पाकिस्तान में आता है। इसलिए इस ट्रीटी में अफगानिस्तान और चाइना को भी ऐड करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर इन कंट्रीज के साथ कोई इशू ना बन जाए। इंडिया की ट्रीटी से विथड्रॉ करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इंडिया की कोशिश है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बन जाए, जिसके लिए इंडिया को पाकिस्तान की गुड साइड पर आना पड़े। और फिलहाल कश्मीर इशू, बगलीहाल और कृष्णगंगा डैम और कुलभूषण यादव केस की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस काफी स्ट्रेन्ड हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट हासिल करने के सख्त खिलाफ है। इसके अलावा अगर इंडिया इस ट्रीटी से विड्रॉ करता है तो इंटरनेशनली इंडिया की रेपुटेशन हर्ट होगी कि इंडिया ने अपनी अपर रिपेरियन की पोजीशन का गलत यूज करते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। इंडिया को ये भी मालूम है कि वो ब्रह्मपुत्रा रिवर में लोअर रिपेरियन है। ये वो रिवर है जो चाइना के साथ मिलता है और चाइना इस रिवर का अपर रिपेरियन है। इंडिया और चाइना का इस रिवर पर कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर इंडिया पानी को लेके पाकिस्तान को थ्रेट करे तो चाइना को मौका मिल जाएगा कि वो इस रिवर पर अपने प्रोजेक्ट शुरू करे, जिससे इंडिया का पानी बहुत ज्यादा मुतासिर हो। वाटर स्कार्सिटी का मतलब पानी की कमी है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में पानी बहुत है, लेकिन इसको सही से मैनेज नहीं किया जा रहा। वाटर स्कार्सिटी की टर्म यूज करने की वजह से वाटर मिसमैनेजमेंट पर से फोकस डाइवर्ट हो जाता है, और अगर ऐसा ही रहा तो एक टाइम आएगा कि पाकिस्तान वाकई वाटर स्ट्रेस से वाटर स्कार्स कंट्री हो जाएगा। प्राइसिंग ज्यादा करना और मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाने से वाटर की अवेलेबिलिटी बेहतर बनाई जा सकती है। एग्रीकल्चर सेक्टर 95% वाटर यूज करता है और इसकी मेजोरिटी कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन, राइस और शुगर केन की प्रोडक्शन में यूज होती है, और इस तरह ये पानी गरीब लोगों के इस्तेमाल में नहीं आता। अगर शुगर केन, राइस या कॉटन की प्रोडक्शन कंट्रोल की जाए तो गरीब लोग भी पानी हासिल कर सकेंगे। करंटली जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी गवर्नमेंट यूज कर रही है वो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद नहीं है, इसलिए प्राइस इंक्रीज करने की जरूरत है ताकि ज्यादा इनकम जनरेट हो और गवर्नमेंट बेहतर तरीके से वाटर को मैनेज कर सके। डैम बनाने से पानी की सप्लाई तो बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर पानी की डिमांड और वेस्ट को कंट्रोल ना किया गया तो डैम का फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले पानी की डिमांड को कम करे, पानी को जाया होने से बचाए, फिर सप्लाई साइड प्रोजेक्ट्स पर फोकस करे। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा, जो कि इस्लामाबाद में सिचुएटेड है, वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करती है प्रोविंसेस के बीच अंडर 1991 वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड।
اس کا کام صرف واٹر کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن، نیگوسیشن اور ڈپلومیسی نہیں۔ اگر اس کو امپاور کیا جائے تو یہ ادارہ واٹر مینجمنٹ میں اچھا رول پلے۔ دونوں کنٹریز کو ریور فلو اور گیز سے ریلیٹڈ ڈیٹا شیئر کرنا چاہیے۔ اس انفارمیشن کے بغیر پاکستان اس بات کو ڈٹرمن نہیں کر سکتا کہ انڈیا ٹریٹی کا کمپلائنٹ ہے یا نہیں۔ اگر یہ کنٹریز سیٹلائٹ بیسڈ ٹیلی میٹری سسٹم انسٹال کر لیں تو ان کو ریئل ٹائم میں ریورز کا ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا مل سکے گا۔ ٹریٹی کے مطابق کسی بھی قسم کا نیو پروجیکٹ شروع کرنے سے 6 months پرائر انڈیا کا پاکستان کو کمپلیٹ ڈیٹیلز کے بارے میں انفارم کرنا ضروری ہے، لیکن انڈیا ایسا نہیں کرتا۔ اگر انڈیا ایسا کرے تو ان پروجیکٹس کو لے کے پاکستان کی انسیکیورٹی کم ہو سکتی ہے۔ بگلیہار اور کرشن گنگا ڈیم سے ریلیٹڈ موجودہ مسائل انجینئرنگ بیسڈ ہیں اور ان کے سولوشنز بھی انجینئرنگ بیسڈ ہی ہونے چاہیے۔ ان ایشوز کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے پولیٹیکل ڈائمینشن میں لے جانا اصل مسئلے سے اٹینشن ہٹا دیتا ہے اور اس وجہ سے اصل مسائل کا حل نہیں نکلتا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔